Hey everyone, good morning. Good morning, sir. Good morning. आशा कहाँ गई? आशा morning, good morning. ठीक है चलिए। चलो तो आज का एजेंडा क्लास का राइट अनोवा टेस्ट कंप्लीट करना और मशीन लर्निंग शुरू करना, मशीन लर्निंग मॉड्यूल। चलो पहले तो हम अनोवा टेस्ट से शुरू करेंगे आज। अनोवा टेस्ट, अभी अनोवा टेस्ट होती क्या है? पहले हमने जी टेस्ट और टी टेस्ट देखी है। जी टेस्ट वेयर द सैंपल्स आर मोर देन 30 data points, right? Sample one, but data points are more than 30. टी टेस्ट कब कंडक्ट करते हैं? जब सैंपल साइज कम होती है, तब लेस देन 30। तो ये जी टेस्ट और टी टेस्ट हमें पता है, chi स्क्वायर टेस्ट पता है। जब हम हमारे पास, आप बताओ, chi स्क्वायर टेस्ट कब कंडक्ट करते हैं हम? कैटेगरिकल डेटा में रिलेशनशिप देखना होता है। वेरी गुड, जब कैटेगरिकल डेटा हो हमारे पास। अब ये एनोवा टेस्ट, एनोवा टेस्ट में और जी टेस्ट में एक ही डिफरेंस है, या फिर टी टेस्ट में एक ही डिफरेंस है। वो क्या है? यहाँ पे हम 3 सैंपल्स को कंपेयर करते हैं, 3 सैंपल्स को। अर्लियर वी वर कंपेयरिंग जस्ट 2 सैंपल्स एंड देयर मीन। तो जी टेस्ट या chi स्क्वेयर या टी टेस्ट, यहाँ पे हम क्या करते थे? these tests are allow us to determine if two population or sample means are statistically significantly different. Population or statistically significantly different, मतलब ऊपर ऊपर से तो हमें डिफरेंस पता चलता है, हम कंपेयर कर सकते हैं, बट वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है कि नहीं है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं, या फिर डिफरेंट है कि नहीं, वो हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। अगर हमें मान के चलो अब टी टेस्ट कंडक्ट करनी है, बट 3 डिफरेंट सैंपल्स पे कंडक्ट करनी है, तो हमें एक्चुअली 6 टेस्ट करनी पड़ेगी अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, तब जाके फिर हम कंक्लूजन कर पाएंगे। तो ये तो फिजिबल वे नहीं है, इसलिए स्टैटिस्टिशियंस लोगों ने हमारे लिए ये टेस्ट डिजाइन की है, एनोवा, जिसे हम एनोवा बोलते हैं। एनोवा का लॉन्ग फॉर्म, ये किसका एब्रीविएशन है? एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इट स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। This test is used to measure, this test uses variance to measure
the differences in means across multiple groups, across multiple groups. तो यहाँ पे आप बोलोगे कि तीन डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग है हमारे पास, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, तीन डिस्ट्रीब्यूशंस है, तीनों नॉर्मल है, देखो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद डिफरेंट कर्टसिस, कर्टसिस लेवल सिर्फ डिफरेंट है। बट इसी को हम ओमनीबस टेस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ओमनीबस टेस्ट? क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं बताता है कि किसका कितना है और कौन सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है अदर टू से। ये सिर्फ यही बताता है कि मीन्स आर डिफरेंट, it will only tell us the means are different or not among these three samples. Means are different, significantly different. जब मैं different बोलता हूं तब मतलब ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से कि जैसे कि यहाँ पे एक मीन आ गई 55.5, दूसरी की आ गई 52, तीसरी आई अराउंड 59 और हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो अलग अलग है। नहीं, ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो मीन्स आर डिफरेंट, ओमनिबस का मतलब the means are different but not how many, not how many or which specific one, which specific ones are significantly different, significantly different। कौन सी, कौन से सैंपल की मीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थी अमंग दीज थ्री सैंपल्स, ये हम बता नहीं सकते। सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि इन तीनों का मीन अलग है कि नहीं है, मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं उनका डिफरेंस। तो हम कुछ यहाँ पे अजम्पशंस इंक्लूड करते हैं। वो अजम्पशंस क्या है? तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए। देखो यहाँ पे इट बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल और गॉसियन, राइट? ये तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक तो ये अजम्पशन हो गया। दूसरा अजम्पशन हम ये देखते हैं कि ग्रुप्स आर सैंपल्ड इंडिपेंडेंटली, तो डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। द ग्रुप्स आर सैंपल्ड इंडिपेंडेंटली। और तीसरा एक है द पॉपुलेशन of the samples have equal variance, that's why it is called analysis of variance। तो equal variance है, ये हम assume करते हैं population का variance। the populations that are used for the sample have equal variance। ठीक है, ये तीन assumptions है यहाँ पे। चलो, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है ये हम पहले तो देख लेते हैं। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस की कोई डेफिनेशन बताएगा? सिंपल डेफिनेशन। Square root of the standard deviation. आपका आवाज क्लियर नहीं है सुशांत। Square root of the standard deviation. हाँ, या फिर हम बोल सकते हैं स्प्रेड ऑफ द डेटा, सिंपल लैंग्वेज में स्प्रेड या डिस्पर्शन फ्रॉम मीन, राइट? स्प्रेड कितना है, स्प्रेड और डिस्पर्शन ऑफ द डेटा।
इसको बोलेंगे हम कि कितना स्प्रेड है डेटा में, मतलब एक डेटा पॉइंट 3 है, एक 5 है, एक 7 है, 9 है, इनका स्प्रेड कितना है। या फिर बहुत क्लोज डेटा पॉइंट्स है, 3 है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। अब इनमें इसमें हो सकता है इसमें वेरिएंस कम है, राइट, इस डेटा सेट में इसमें थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस डेटा। तो हम कैसे ये निकालते हैं, वी डू हैव वन फॉर्मूला फॉर दिस, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इससे कैलकुलेट करो ये सारी चीजें, एक्स माइनस एक्स बार, इसका मीन निकालो, फिर हर एक डेटा पॉइंट इससे माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल एन, 1 2 3 4 एन, बस उसका समेशन डिवाइडेड बाय एन कर दो फाइनली, वो आएगा आपका वेरिएंस। वो फिगर क्या बताती है, वो स्प्रेड बताती है कि कितने टाइटली अरेंज या फिर लूजली अरेंज्ड है, मतलब कि काफी डिफरेंस है। नहीं तो यहाँ पे देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्प्रेड ज्यादा नहीं है। अब एक्स बार क्या होता है, एक्स बार इज द मीन ऑफ द डेटा, मीन ऑफ डेटा, सारे डेटा का मीन, 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 4। एक्स आई क्या है, पॉइंट, तो आप मान के चलो कि 3 - 6 आ गया उसका मीन एस्टिमेट, तो 3 - 6, तो -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी नहीं, पहले तो ये सारे हम कैलकुलेट करेंगे, ये समेशन करेंगे सब डेटा पॉइंट्स का, और फिर डिवाइडेड बाय एन कर देंगे फाइनली। ये हमें पता है, हमने वो देखा है पहले भी स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स में। तो ये क्या हो गया आपका इंडिविजुअल डेटा पॉइंट। एन क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ये मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो रिपीट करने की जरूरत है नहीं, डेटा पॉइंट्स। और सिग्मा स्क्वायर आपको पता है, स्टैंड्स फॉर वेरिएंस। और सिग्मा, अगर मैं सिर्फ सिग्मा बोलता हूँ तो ये डेविएशन है। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिग्मा इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने की क्यों जरूरत पड़ती है हमें, वेरिएंस ऑलरेडी है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कर रहे हैं हम। कभी कभार क्या डेटा वैसा हो जाता है तो बड़ा होता है तो क्लियर नहीं समझ में आता, तो उसके रूट निकाल के तो थोड़ा हमें इसका मतलब यह है कि दिस इज in same unit, in same unit as that of our data और कॉलम का जो भी यूनिट है इसी यूनिट में आएगा, वो भी ये स्क्वेयर्ड यूनिट में आएगा, ये रिजल्ट स्क्वेयर्ड यूनिट्स में। तो ये ज्यादा इंट्यूटिव नहीं होता, हमने कई बार इसका एग्जांपल भी लेके मैंने आपको समझाया ये चीज। स्क्वेयर्ड यूनिट ज्यादा इंट्यूटिव नहीं होता, बट ये इंट्यूटिव होता है। ये सेम यूनिट, सिमिलर यूनिट में होता है। जैसे कि नंबर आएगा, मान के चलो कि कितना स्प्रेड है यहाँ पे, तो आंसर शायद वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से आएगा 2 और वेरिएंस से आएगा 4। तो 4 इंट्यूटिव नहीं लगता, अब स्मॉलर डेटा है इसलिए ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा आपको, बट जब डेटा से बिगर होगा, लार्जर होगा, तब ये काफी हाई नंबर होता है। तो ये इंट्यूटिव नहीं है, हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट चल क्या रहा है इसमें। हमने वेट का एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया था एक बार, डिफरेंट वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, ये तो हो गई रिवीजन हमारे लिए, एग्जैक्टली वेरिएंस क्या है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर n की जगह पे कभी कभी n-1 भी काफी सारे लोग लेते हैं, n-1। तो n-1 क्या है यहाँ पे, करेक्शन,
हाँ, बेसल्स करेक्शन Bessel correction. या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं जिसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलो या फिर बेसल्स करेक्शन। कई लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं बेसल्स करेक्शन वाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। अब हम एक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट एग्जैक्टली कंडक्ट कैसे कैसे करते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, यही हमारे नोटबुक का ही एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि हमारा समय बचे और हम मशीन लर्निंग शुरू कर सके। अब यहाँ पे देखो, हम कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे पहला पैरामीटर है सम ऑफ स्क्वेयर्स, SSE बोलते हैं जिसको हम, सम ऑफ स्क्वेयर। ये क्या होता है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर। अब ये है सेम टर्म जो यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने न्यूमरेटर में, राइट। देखो यहाँ पे सेम टर्म है, इसको बोलेंगे हम सम ऑफ स्क्वेयर्स। ये एरर्स भी होते हैं बट हम उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पे एरर जो लिखा है वही एक्चुअली एरर है, राइट। सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स बोलते हैं हम आगे जाके वो भी देखने वाले हैं, बट अभी के लिए इसको सिर्फ सम ऑफ स्क्वेयर्स, और इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर। अब वी नीड टू कैरिड आउट 3 टाइप्स ऑफ SSE हियर। कौन सी होती है, SSW। तो सम ऑफ स्क्वेयर्स विद इन ग्रुप, विद इन ग्रुप्स। विद इन ग्रुप्स मतलब 3 सैंपल्स है हमारे पास, और 3 सैंपल्स का हर एक सैंपल्स का हम SSE कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे हम SSW। विद इन ग्रुप है वो। जब हम 2 ग्रुप का निकालते हैं तब हम बोलते हैं बिटवीन ग्रुप्स, और उसका नाम देते हैं हम SSB। SSE between the mean of each sample and global mean between groups। SSE between mean of each sample मतलब mean of each sample and global mean, मतलब तीनों सैंपल की मीन। ये हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट होता है ये। तीसरा होता है सम ऑफ स्क्वेयर्स टोटल, SST। SST की सिंपल फॉर्मूला क्या है उसका, SSB प्लस SSW, ये दोनों का समेशन। And this is the SSE of the whole data set, which is done by combining all the samples together। अभी सेम SSE कैलकुलेट करते हैं बट डेटा पॉइंट्स लेने की डेटा पॉइंट्स लेने के वो अलग अलग है तीनों, बाकी फार्मूला तो सिमिलर है। और एक बार ये कैलकुलेट हो गया SSW, SSB, SST, तो हम यहाँ पे F स्टैटिस्टिक निकालते हैं। हमने अभी तक G टेस्ट देखी, chi स्क्वायर देखी, T देखी, स्टूडेंट T टेस्ट। अब हम यहाँ पे एनोवा टेस्ट में F स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। एनोवा के लिए एनोवा टेस्ट नहीं होता है, एनोवा के लिए F स्टैटिस्टिक होता है। F स्टैटिस्टिक उसका फॉर्मूला क्या है, SSB डिवाइडेड बाय N1 डिवाइडेड बाय SSW डिवाइडेड बाय N2। SSB और SSW ये हम कैलकुलेट करते हैं, और N1 N2 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर ईच सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन एंड विद इन द ग्रुप्स। अब इसका फॉर्मूला N1 का क्या है, M-1, और N2 का है N-M। यहाँ पे M क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, मतलब 3 ग्रुप है तो 3 होगा। और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, उनमें जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसको हम N बोलेंगे। तो F स्टैटिस्टिक्स
कैसे बना है कि इट्स एक्चुअली रेशियो ऑफ टू chi स्क्वायर वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। chi स्क्वायर का ही उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मूला ट्विक किया है यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन इन अनोवा टेस्ट एज वी आर स्क्वेयरिंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स एंड डिवाइडिंग देम। यहाँ पे क्या स्टेप लेते हैं हम, तो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक तो डिसाइड करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे, फिर सिग्निफिकेंस लेवल सेट करेंगे और करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू सेट करेंगे, और एफ स्टैटिस्टिक और एफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसका। एफ वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इसको करेंगे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू से, थ्रेशोल्ड वैल्यू से, और फिर बाद में उसको कंपेयर करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आइदर वी आर रिजेक्टिंग और फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सिमिलर स्टेप्स है ये भी, यहाँ पे भी, बस यहाँ पे टेस्ट चेंज होती है। अब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे ताकि सारे फॉर्मूलेज आपको रहेंगे। याद रहने की, वैसे याद रखने की जरूरत है नहीं, बट आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट होता क्या है, कैसे क्या हम ये स्टैटिस्टिक टेस्ट क्या कंडक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अब कि हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले हैं 3 ग्रुप्स के ऊपर, 3 डिफरेंट ग्रुप्स है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द इफेक्ट ऑफ 3 different type pills on weight loss, effect of 3 different types of pill on weight loss। Through giving 3 separate groups of people one of these 3 pills, we observe the following loss in weight in kilogram। तो कितना, किसका कितना लॉस हुआ है। अब 3 ग्रुप के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पे हर एक ग्रुप में 5-5 लोग हैं, यहाँ पे 5, ग्रुप 2 में 5, ग्रुप 3 में 5। हर एक को हर रोज पिल टैबलेट खिला रहे हो, और फाइनली जब एक्सपेरिमेंट खत्म होता है तब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स है। तो पहले आदमी का वेट 10 किलो से रिड्यूस हुआ, दूसरे का 23 किलो से, 20 किलो, 15 किलो, 11 किलो। ग्रुप 2 का अलग पिल उन्होंने इस्तेमाल की थी, तो उससे इतना वेट रिड्यूस हुआ है। ग्रुप 3 पीपल के लिए अलग गोली इस्तेमाल हुई थी, उनका रिजल्ट ये है। अब हम देखेंगे कि किसका, कौन सी पिल का रिजल्ट इफेक्टिव है सबसे ज्यादा, या फिर किसी का नहीं है, मोर और लेस सेम ही है। अब इससे तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है आप, राइट। तो हम अब एनोवा टेस्ट कंडक्ट करेंगे इसके लिए। दिस इज अ वन वे एनोवा टेस्ट एज वी आर जस्ट लुकिंग आउट हाउ वन वेरिएबल इज अफेक्टिंग द ग्रुप, हाउ वन वेरिएबल type of pill। If we wanted to see how exercise and the pills affect weight loss, exercise and pills affect the weight loss, तो ये 2 वे ANOVA टेस्ट होती। अभी ये एक ही वेरिएबल, वन वेरिएबल ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये वन वे टेस्ट है। उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, पिल्स हैव द सेम इफेक्ट, 3 pills have the same effect on weight loss। ये हमारा H0 है, मीन्स बिटवीन द ग्रुप्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो मीन क्या है, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3। ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया, ये उन्होंने दिया है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ द पिल इज बेटर और वर्स weight loss than the others। The mean between the groups are significantly different। So μ1 is not equal to μ2 is not equal to μ3। ये हो गया आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस लेवल हमने 5% सेट भी की। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 यहाँ पे जो भी
लिखा है वो हमारा हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ स्टैटिस्टिक। तो एफ स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करने से पहले हमें पता है कि एस एस डब्ल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एस एस डब्ल्यू इज द समेशन ऑफ एक्स एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर। यहाँ पे तो यहाँ पे 3 ग्रुप है। तो देखो यहाँ पे अब पहले का मीन कैलकुलेट किया हमने, मीन तो आया 15.8, 10, 23, 20, 15 और 11 का। पहले तो डेटा पॉइंट्स ये थे राइट, तो उनका मीन कैलकुलेट करो, मीन आता है 15.8। तो हर एक यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर करो या फिर 2 अलग अलग लिखो, जो भी लिखना है आपको। यहाँ पे देखो एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर, तो 10 माइनस 15। दूसरा डेटा पॉइंट था हमारे पास 23 माइनस 15.8, 20 माइनस 15, 11 और इसका स्क्वायर निकालो हर किसी का, तो ये आता है 126। तो एस एस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई फॉर फर्स्ट ग्रुप, फॉर ग्रुप नंबर 1 इट इज 126.8। वैसे ग्रुप 2 की निकालो, ग्रुप 3 की निकालो, पहले तो मीन निकालो उस ग्रुप का और फिर एस एस डब्ल्यू निकालो। एस एस डब्ल्यू का मीनिंग क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। इस ग्रुप का कुछ ले रहे हैं क्या, इस ग्रुप की वैल्यू कुछ ले रहे हैं क्या, यहाँ पे कुछ नहीं निकल ले रहे हैं। ये जो भी कैलकुलेट हो रहा है 126.8, इट इज सोनली बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ ग्रुप 1। वी आर नॉट taking anything from group 2 or group 3 here. That's why we are saying that it is SSW within group है, ये चल रहा है सब कुछ। तो वैसे ही ग्रुप 2 का ग्रुप 3 का कैलकुलेट करो, मीन आएगा यहाँ पे 24.2 और यहाँ पे 19, तो सेम वैल्यूज हमें मिल गई। तो फाइनल SSW क्या आ गया, इसका हो गया है, ये समेशन ऑफ ये हो गया है हमारा, बट ये दूसरा समेशन एक रह गया। तो ये दूसरा समेशन किस लिए है, ये सबको कंबाइन करना है हमें, इन सबको भी। तो ये तीनों ग्रुप का जो भी हमें SSW आएगा, इसको हमें कंबाइन करना है, फाइनली आता है 660.56। ये आप गया आपका SSW, फाइनल SSW। फिर बाद में आता है बिटवीन ग्रुप्स, सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन ग्रुप्स। अब बिटवीन ग्रुप्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to m ni इंटू एक्स बार आई स्क्वेयर माइनस एक्स बार स्क्वेयर। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो 19.67 ये जो है, अब ये है आपका ग्लोबल मीन है। ये ग्लोबल मीन का मतलब ये सारे जो डेटा पॉइंट्स है 10 प्लस 23, 20, 15, 11 प्लस 11, 12, ये जो भी है जितने भी है डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया आपका ग्लोबल मीन। ग्लोबल मतलब तीनों ग्रुप के जो भी सैंपल डेटा है उसका मीन। अब आप निकालो, वो आएगा 19.67। अब ये 19.67 आएगा, एक बार हमें ये वैल्यू मिल गई तो हमें क्या करना है, एक्स बार बोला है उन्होंने, एक्स बार आई स्क्वेयर। तो एक्स बार क्या है, यहाँ पे ग्रुप 1 का मीन क्या है 15.8 है, पहले कैलकुलेट किया था। तो इस ग्रुप का मीन माइनस ग्लोबल मीन और डेटा पॉइंट्स एन आई टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन ग्रुप 1 कितने हैं, 5 है। तो बस ये फॉर्मूला में रख दो, 74 आएगा उसका आंसर। इसको भी रख दो 2.24, इसको रख दो 102.6। यहाँ पे जो SSB कैलकुलेट होके आएगा वो तीनों का सम होगा, समेशन होगा। तो कितना है 74.88 प्लस 2.24 प्लस 102.6, ये तीनों का
SSW सॉरी SSB बिटवीन ग्रुप्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम। अब ये स्टैटिस्टिक फाइनली, क्योंकि SSB मिल गया, SSW मिल गया हमें, बस ये कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ पे कितना आएगा, N1 आएगा 3 - 1, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ सैंपल्स है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 3 है हमारे पास, 3 - 1। SSB की वैल्यू यहाँ में बिटवीन वाली पता है, और SSW की भी पता है 660.56 डिवाइडेड बाय टोटल डेटा पॉइंट्स 15 माइनस n, ये दिस नंबर 3। N-M है। हाँ बोलिए। मैं कह रहा N-M हुआ, ये तो N2 है। m माइनस n, m माइनस, हाँ, टोटल डेटा पॉइंट्स माइनस द ग्रुप, सैंपल ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास। अब इसका आंसर जब आप देखोगे तो 1.62 आएगा। ये है हमारा एफ स्टैटिस्टिक। अब इस वैल्यू को पी वैल्यू में एक तो कन्वर्ट करो, या फिर थ्रेशोल्ड पी वैल्यू जो है हमारे पास 5%, उसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लो, वो कुछ भी करो जो भी आपको सही लगता है। इसका भी अलग एफ टेबल वगैरह होता है सर? क्या होता है? एफ टेबल या फिर टी टेबल जैसा कुछ? हाँ हाँ, इसके लिए भी एक अलग एफ एफ स्टैटिस्टिक टेबल, एफ टेबल जिसको हम बोलते हैं, वो होता है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये तो वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को कंपेयर करेंगे पी वैल्यू के साथ। पी वैल्यू को ही हम पी वैल्यू जो है हमारी 5%, उसके करस्पॉन्डिंग एफ स्टैटिस्टिक ढूंढ के निकालेंगे हम। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है यहाँ पे। एक यहाँ से आएगी 3 - 1 2, और 15 - 3 12। ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई हमारे पास, SSB की और SSW की, ये दोनों यूज करना है हमें। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 2 and 12, 2 and 12 ये कितनी आती है, 3.89 आती है। यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये टेबल अटैच किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए और 12 के लिए ये आती है 3.89। जो ये कॉलम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो कॉलम होता है नंबर ऑफ सैंपल CSS बी के लिए होता है ये कॉलम। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो कि 15 कहाँ से कहाँ देखना है और 2 कहाँ देखना है। 15 यहाँ, नहीं तो उल्टा करेंगे आप, 2 यहाँ देखेंगे। मान के चलो कि इस ग्रुप में 15 है ही नहीं, राइट, बट अगर मान के चलो कि ऐसा कुछ आ गया, 7 नंबर आ गया, और यहाँ पे भी 7 नंबर आ गया, 8 नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया, तो कैसे डिसाइड करें हम कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कौन सा है और ये कौन सा है। तो पहला जो कॉलम होता है वो हमारा SSB होता है, ये वाला, और SSW ये नीचे। डेटा पॉइंट्स तो कितने भी हो सकते हैं ना हमारे यहाँ पे। तो देखो डेटा पॉइंट्स, N1 N2 से भी याद रख सकते हैं ना, पहला हर कॉलम की टेबल N1 और रो की वैल्यू N2 ले सकते हैं। जैसा याद रखना है वैसा याद रखो, एन से रखो या फिर SSB SSW से रखो, राइट। N1 क्या है यहाँ पे, N1 कॉलम है, यहाँ पे जो कॉलम्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो ये N2 है बेसिकली। तो ये एक है हमारे पास। अब हमने ये कैलकुलेट भी किया 3.89। अब 3.89 को या इससे कंपेयर करो, इस वैल्यू से 1.6 से। अब ये क्या बोल रहा है, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस बिकॉज 1.6 इज लेस देन 3.89। तो अगर 3.89 से ज्यादा होती है वो वैल्यू,
तो हम बोलते हैं कि ये हाँ ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि ये सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट है, दैट्स व्हाई वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड ईच वेट लॉस पिल हैज सिमिलर इफेक्ट्स, सिमिलर इफेक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया हर किसी को? यस सर। यस बाकी लोग? यस सर। गुड गुड। चलो आज 4 ही लोग हैं, सॉरी 1 2 3 4 5, स्वप्निल भी है, रोहित नहीं है। आज आज क्या है वैसे, कुछ है क्या? आशा कहाँ है, किसी को पता है क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है पिछले वीक से? पता नहीं सर। अच्छा अच्छा। आलोक का कुछ पता चला, वो क्यों एब्सेंट रहते हैं? पता नहीं सर, आलोक का भी कोई बिजी बता रहा था मुझे। मैं आज पूछता हूँ, क्लियर करता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि आज तो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल शुरू होने वाला है, राइट, मशीन लर्निंग का। बट आपको नहीं लगता कि ये काफी इम्पोर्टेंट था जो अभी तक हमने किया है कवर? विवेक, इम्पोर्टेंट है सर। काफी important है ये ना? भी इम्पोर्टेंट था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैंने पढ़ा भी ये था उसमें। मशीन लर्निंग में यूज आएगा हमें इसका बहुत सारा। हम्म। एग्जैक्टली क्या करना है अब मशीन लर्निंग में, कैसे एक्यूरेसी बढ़ानी है, कोरिलेशन मैट्रिक क्या होता है, बॉक्स प्लॉट क्या होते हैं, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली हम मशीन लर्निंग शुरुआत करते तो मैं तो ये 2 महीने में निपटा देता, क्योंकि इतना तो कोई देता भी नहीं है उसको वक्त जितना हमने किया है, दिया है। हर एक टेस्ट समझ समझ के उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है लगभग सारे टेस्ट का। तो हो सकता है कि ये एक आध दो दो लेक्चर में वो खत्म करते बाकी लोग। 2 लेक्चर में कवर करते, एक बार देखा था मैंने, और वो भी बेसिक बेसिक, इतना डिटेल नहीं जाता। हाँ, इतना डिटेल भी नहीं कवर करते। विवेकानंद ने कल पहले कर रखा कहीं है। बेसिक क्या है, वो बहुत बेसिक है। अच्छा अच्छा। विवेकानंद ने कोर्स किया है, राइट? विवेकानंद कहाँ से किया है वो? वो कोडिंग निंजा का डेटा साइंस का हाँ, कोर्स है। राइट राइट, उस इंस्टीट्यूट का उन्होंने किया है ऑलरेडी। तो जब तक आप किसी सीनियर से या फिर कलीग से नहीं सीखते हो, या फिर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ये वो होते हैं एकेडमिक क्लासेस जो बाकी कोई भी लेता होगा, वो सब क्लासेस एकेडमिक होते हैं। वो आपका ट्रांजिशन नहीं करवा सकते, आपको पढ़ा सकते हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं वो लोग, बट उनको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, एक तो जो कि एकेडमिक ये है, राइट, कोचिंग इंस्टीट्यूट से। 1 मिनट रुको, मैं रिकॉर्डिंग एटलीस्ट स्टॉप करता हूँ, या फिर मैं पॉज कर सकता हूँ क्या इसको? ठीक है, कोई नहीं, हम वैसे भी सच्ची बात कर रहे हैं। इसको अगर, हाँ ठीक है। और काफी सारे मेरे कंपनी में भी लोग हैं कि वो मुझे पूछते हैं कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करें हम, अरे ये इस इंस्टीट्यूट का है, वो उस इंस्टीट्यूट का है। मैं एक ही बात बताता हूँ उनको कि ये कोर्स तो अच्छा है, सब कुछ वो इंक्लूड करते हैं सिलेबस में, पढ़ाते कुछ नहीं है, सब बेसिक बेसिक पढ़ाते हैं, क्योंकि सब चीजें कवर करनी पड़ती है उनको। तो उनको पता ही नहीं होता कि इंडस्ट्री में क्या डिमांड है। आर भी पढ़ा देंगे, पाइथन भी पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे आपको। तो आदमी किसी में परफेक्ट नहीं होगा, ऐसे ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ेगा, और प्रैक्टिकल और थियरी का बैलेंस नहीं कर पाते। जैसे कि जहाँ से मैं पढ़ा हूँ,
वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते थे हमसे वो लोग। अब जो बाकी क्लासेस हैं, ये राइट एकेडमिक क्लासेस है जो कि एकेडमिक डिग्रीज भी देती है आपको, वो क्या करती है, वो मोर टुवर्ड्स उनका सिलेबस ही ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं रहता है। तो हमें दोनों करना है, एक तो इंटरव्यू में आपको बोलना आना भी चाहिए और दूसरी चीज आपको प्रैक्टिकली आप जब कर पाओगे तभी तो टिक पाओगे एक आध कंपनी में, नहीं तो फिर तो परफॉर्मेंस इशू हो जाएगा वहां पे। तो ये दोनों चीजें जरूरी है। स्पेसिफिकली विवेकानंद, स्वप्निल, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, हर रोज प्रैक्टिस करनी है। स्वप्निल की प्रैक्टिस कम है, अब वो धीरे धीरे अप टू स्पीड आएंगे, बट आप सबको ऐसे करना है कि ये 7-8 महीने है, बस उसी में आपको सबको ट्रांजिशन करना है। बार बार नहीं होता है वो। मैंने काफी लोगों को नेक्स्ट बैच में एडमिशन दिया और उन्होंने वहां पे 1-2 महीना किया, फिर सारे कलीग्स नए, किसी के साथ बोलना नहीं, कुछ नहीं, बस फिर 1-2 महीने के बाद उन्होंने छोड़ा भी है। वैसे यहाँ पे भी एडमिशन लेना है तो नेक्स्ट बैच में मैं आप बैठ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, राइट। अब मैं तो वो तो मतलब उसके लिए कुछ चार्ज एक्स्ट्रा नहीं करूंगा आपसे, जब तक आपको सीखना है, जब तक बैठना है, आप बैठो और सीखो, एक बार फीस पे करती तो। बट होता ऐसा है कि मैंने काफी सारे दोस्तों को, मेरे जो करीब दोस्त थे, उनको तो फ्री में भी ऑफर किया था शुरुआत में, तो आओ यार बैठो सीखो। तो वो लोग एक्चुअली क्या होता है, एक तो फ्री में भी जब अवेलेबल होता है ना आपको, आप सीखते नहीं वो चीज। जैसे कि इस बैच में भी, आपके बैच में मेरा एक ओल्ड कलीग आया था कुछ दिन के लिए, वेद नाम था उनका, आपको पता है या नहीं पता है, पता नहीं मुझे, राइट। बीच बीच में एक बंदा आया था। यस सर। मैथमेटिक्स का पढ़ रहे थे तब आए थे वो से। हाँ राइट राइट राइट, तब वो आए थे, एक्चुअली वो मेरे कलीग थे प्रीवियस टू प्रीवियस कंपनी में। तो उनको भी ऐसे ही ऑफर किया था। अब काफी पुराना बंदा है, मेरा मेरा जान पहचान वाला है, राइट, मैंने उनके साथ काम किया है, तो उनसे कैसे फीस थोड़ा सा वो इथिकली भी हमें वो रहना पड़ता है कभी कभी। चलो काफी पुराने बंदे हैं ना वो तो, या फिर मेरे दोस्त हुए 15-20 साल की दोस्ती है हमारी, तो हम उनको बोल नहीं सकते कि यार देखो फीस दे दो मुझे। हाँ वो सही भी नहीं है। हाँ वो सही भी नहीं लगता, राइट राइट। तो आप भी अगर आपके दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, परिवार में से है, तो हम बोल नहीं सकते। बट हाँ 1-2 साल की दोस्ती है तो हाँ कभी कभी आप बोल भी पाओगे कि अरे भाई दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारा भी भला कर रहा हूँ इसमें, ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ भी ना ले लूँ। तो तुम्हारा भी भला हो रहा है, जिंदगी भर का भला हो रहा है, तो 1-8 लाख देने में तो तुझे क्या जाता है। तो बट ये ऐसी चीज है कि ये 7-8 महीने 10 महीने में जब आप करोगे, एटलीस्ट 4 घंटा या 2 घंटा 3 घंटा दे के, तभी वो हो पाएगा। आपके एप्टीट्यूड के बेस के ऊपर है कि आपको कितना एफर्ट्स लगाना है, यहाँ कितने एफर्ट्स में हो पा रहा है आपसे, नहीं हो पा रहा है तो ज्यादा एफर्ट्स लगाना है, बट अभी उसको खत्म करना है। अब अब आज से आपका इंटरेस्टिंग मॉड्यूल शुरू होने वाला है। सारे मॉड्यूल्स इंटरेस्टिंग है आगे से, क्योंकि वो रियल टाइम इंटरव्यू में पूछे जाएंगे काफी सवाल। अभी तक जितना भी पढ़ाया है, हो सकता है कि पूरे इंटरव्यू में उनका वेटेज सिर्फ 30% हो या 25% हो या 20% हो। कभी स्टैटिस्टिक्स पूछते हैं या फिर नहीं भी पूछेंगे, बहुत बार तो नहीं पूछेंगे। पाइथन पूछेंगे, ऑफ कोर्स पाइथन की कोडिंग पूछेंगे, और कभी कभी सिक्वल पूछेंगे, या फिर वो भी नहीं पूछेंगे। तो इस टाइप वेटेज रहता है अभी तक जो भी पढ़ाया हमने। बट आगे से मशीन लर्निंग जो भी पढ़ाऊंगा, उनका वेटेज, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एलएलएम्स, आप देखोगे कि एलएलएम्स भी मैं ऐड कर रहा हूँ एक्चुअली हमारे रेपो में। शायद इस वीक में मैं पूरा ऐड कर दूंगा एलएलएम्स भी यहाँ पे। और जो हम अभी करंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी प्रोजेक्ट आपको मैं समझा दूंगा, जो कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट है। और 2-3 प्रोजेक्ट्स आए हैं मेरे पास। एक तो चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन करना है उनको,
एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर काम करना है वहां पे। तो वो एक प्रोजेक्ट है। और कल एक के साथ डिस्कशन हुआ था, एक्चुअली उनको रिफैक्टर करना है कोड, क्योंकि एक स्क्रिप्ट उनकी काफी टाइम ले रही है। तो उसको रिफैक्टर करना मतलब काफी हेक्टिक सा होगा एक्चुअली। पहले मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो भी मैंने हमारे कैंडिडेट्स को दिया है एक दो करने के लिए, राइट। बट उनको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग लगती है उस केस में। अब धीरे धीरे वो सीख रहे हैं, बट क्योंकि वो रियल टाइम है और उनका एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल 2 साल ऐसा है, राइट, उनका एक्सपीरियंस इसमें। बट आप बट वो एक्चुअली फ्रेशर्स है। जब फ्रेशर्स वर्सेस कोई भी एक्सपीरियंस्ड बंदा है, जैसे कि मान के चलो अजय है या फिर अ, आशा है, थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है वो लोग, तब आपका जब भी ट्रांजिशन होता है, जब या फिर अभी पढ़ रहे हो, तो आपको ज़्यादा चीज़ें जल्दी समझ में आती है, आपको उतना वक्त नहीं देना पड़ता। अगर हम कंपेयर करें जिसका एक्सपीरियंस वो 1 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, कंपेयर टू दोज कैंडिडेट्स, तो आपका एप्टीट्यूड ऑलरेडी अच्छा है, आप अच्छे से ग्रास्प कर लेते हो और काम जल्दी कर पाते हो वही काम। तो जब हम ट्रांजिशन भी करते हैं, तब एज भी काफी मैटर करता है। जो आदमी 22 साल में सीखता है और जो आदमी 27 28 साल में सीखता है, 27 28 ईयर ऑफ ईयर, नहीं मान के चलो कि दोनों का ईयर डिफरेंस 5 6 साल का है, और वो दोनों सेम चीज अभी पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि 27 28 वाला थोड़ा सा जल्दी ग्रास्प कर ले उन चीजों को। बट हाँ, ये प्योरली डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। अगर इस बैच में भी कोई चाहता है कि फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करना, तो मुझे बताओ। बट हाँ, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते आपने कमिट किया और बाद में आप मीटिंग अटेंड ही नहीं कर रहे हो या फिर छोड़ दिया आपने, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जो सारे क्लाइंट्स हैं हमारे यूएस बेस्ड हैं, लोकल क्लाइंट नहीं है। तो हो सकता है कि हाँ, आपको डायरेक्ट क्लाइंट के साथ आप बात नहीं करोगे, बट आप प्रोजेक्ट करोगे और एंड टू एंड पूरा करोगे। जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ शायद, तो मैंने यहाँ पे देखो, अब ये एक सिंपल सा ऐप है, एप्लीकेशन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ एक स्ट्रिंग उठाता हूँ, ये मैचिंग वाली है। ये क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सबमिट किया पैटर्न सिमिलैरिटी, तो ये क्या करेगा, ये सिमिलर पैटर्न्स ढूंढ के निकालेगा। और उसकी सिमिलैरिटी कैलकुलेट करेगा वो। यहाँ पे देखो 1 सिमिलैरिटी आ गई, सिमिलैरिटी स्कोर 1 आ गया, और उसका विजुअलाइजेशन भी होगा। इसके साथ ये क्वेरी मैच कर रही है, और कितने परसेंट, ये 100% मैच कर रही है, क्योंकि वहीं से उठाई मैंने क्वेरी। और बाकी क्वेरी के साथ वो 84 83 84 ऐसे मैच कर रही है। टॉप 10 रिकॉर्ड्स हमने ले लिए। तो ये पाईवीज का ग्राफ है, ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता है। इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया है फास्ट एपीआई में। ये तो डेटा है, बट यहाँ पे ऐप वो रन हो रहा है। यहाँ पे देखो, ऐप रन करने के लिए कमांड आती है पाइथन -m uvcon मेन ऐप रिलोड। ये कमांड रन करने से आप इस एपीआई को हिट कर सकते हो। ये है अभी तक का प्रोग्रेस उस प्रोजेक्ट का। अब नई रिक्वायरमेंट क्या है हमारे लिए, इसको और इंट्यूटिव करो इस ग्राफ को। मतलब ये पूरा एक कलर का है,
तो इंटेंसिटी वाइज उसको अलग अलग, यहाँ पे होगा तो रेड होगा शायद, लाइट रेड, लाइट रेड और लाइट रेड करते करते ब्लू होगा, जो भी होगा। तो उसको इंट्यूटिव बनाना है। अलॉन्ग विद दैट कि यहाँ पे अगर मैं एक पेटेंट आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और दूसरी एक जगह पे ओपन करता हूँ, तो इस पेटेंट आईडी का सब इंफॉर्मेशन चाहिए, ना कि सिर्फ क्लेम टेस्ट, बट उसका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके जो भी है इंफॉर्मेशन, बाकी इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ होनी चाहिए इसके अराउंड। तो उसके ऊपर आगे का काम है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, एक तो ये पाइस्पार्क में सारा इम्प्लीमेंटेशन है। देखो यहाँ पे, अब आप बोलोगे कि हमारे स्टूडेंट्स ने कभी भी पाइस्पार्क इस्तेमाल किया है क्या, या फिर मैंने पढ़ाया है क्या आपके क्लास में? तो मैंने नहीं पढ़ाया, उन्होंने देखो यहाँ पे खुद किया है, डास का इम्प्लीमेंटेशन और पाइस्पार्क का इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे सबसे मेन चैलेंज ये है कि यहाँ पे डेटा काफी ज्यादा है और ये हमेशा क्रैश होती है नोटबुक। ये 100 हम जीपीयू यूज करते हैं, उसके बाद भी वो क्रैश होती रहती है। अब ये 4 घंटे का शायद $10 या $15 खर्चा है इसको। देखो यहाँ पे रैम कितनी आई है हमारे पास, 83.5 GB। और जीपीयू रैम अलग से आई है, वो आई है 40 GB की, मतलब 85 + 40 GB, इतनी रैम है हमारे पास। अब डिस्क 166 GB, ये काफी हाई एंड मशीन है। A100 जनरली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन करने के लिए यूज की जाती है। मैं क्या करता हूँ, मैनेज सेशंस में जाता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये कंप्यूट यूटिलाइज करता है। अब यहाँ पे देखो अवेलेबल कंप्यूट कितने बचे, सिर्फ 21 बचे। मतलब ये क्रेडिट की तरह होता है कैसे कंप्यूटर? जब हम ले पाएंगे उतना होता है। जनरली वो लोग मुझे लगता है 100 देते हैं, कुछ अराउंड 100 क्रेडिट्स मिलते हैं। बट अगर 100 टाइम के ऊपर क्रेडिट चलता है। के लिए यूज करेंगे हम, तो 4 घंटे में ही खत्म हो जाएंगे। तो 1 घंटे के ही क्रेडिट लगभग बचे हैं अब इसमें, अगर मैं A100 यूज करता हूँ तो। अलग अलग है ना यहाँ पे, तो चेंज रन टाइम V100 एक है, ये T4 एक है। T4 तो नॉर्मल है, इन्फ्रेंस के लिए यूज करते हैं, बट ट्रेनिंग के लिए ये 2 करते हैं हम यूज। तो A100 क्या V100 से वैसा होता है? हाँ, V100 ओल्ड है, A100 पिछली साल आया है। अच्छा और अच्छा, नया नया वाला है। H100 है। H100 की कॉस्ट बहुत ज्यादा है इससे। अच्छा ये डिफरेंट एक्सेलरेटर्स बोलते हैं हम उसको, एक्सेलरेटर से ही है। सिंपल जीपीयू मान लीजिए, आज जीपीयू है, उसके रैम है। अच्छा अच्छा। सर वो लाइटनिंग एआई का वेरीफाई हो गया अकाउंट? देखिए उनका भी कुछ क्रेडिट है, 15 क्रेडिट है उन्होंने दी। और वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आप जो बोल रहे थे, वो अलाउ करते हैं शायद आप इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग मशीन पर डेटा अलग अलग डालकर और उनकी मेट्रिक कैलकुलेट करके उनका कन्वर्जेंस करके हम मॉडल को फाइनली डिप्लॉय कर सकते हैं, ऐसा है उनका कुछ। तो हमें कोड में कुछ अपडेट करना है, या फिर वो लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वे में मतलब ट्रेनिंग कर लेते हैं अपने अपना ये जो स्क्रिप्ट है, तो हमें कुछ ट्विक करना पड़ता है क्या उसके लिए? शायद मुझे लगता है हमें करना पड़ता है, जैसे लूप यूज करके अलग अलग मॉडल को पास करके कॉन्वर्ज करना। एक आर्टिकल है उसके ऊपर, मैं उसको देखकर आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है ठीक है। और अब 15 क्रेडिट्स कितने घंटे तक चलेंगे? देता हूँ 2 मिनट से। हाँ ठीक है, वो भी मुझे बता दो आप बाद में। तो अब हम लेंगे एक 5-10 मिनट का ब्रेक। कितने मिनट का चाहिए आपको बताओ, उसके 10 बाद? मिनट ठीक है। ठीक है, 10 मिनट का ले लेंगे।
11-10 बजे फिर से मिलेंगे हम। ओके सर।
Hey everyone. हेलो। हेलो सर। सुशांत, स्वप्निल, मोनिका। हाँ सर, यस ठीक है, चलिए थोड़ा सा बेसिक्स आज ले लेते हैं मशीन लर्निंग का। तो आप मुझे बताओ कि डिफरेंस क्या है मशीन लर्निंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हमने जो पहले लेक्चर में कभी देखा होगा, राइट, ये डिफरेंस कोई बता पाएगा? मशीन लर्निंग के लिए डेटा चाहिए वेरी गुड। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद सीखकर खुद काम करेगा। वो खुद सीखकर या डेटा चाहिए या फिर नहीं भी दिया तो भी तभी चलेगा। हाँ, डेटा की जरूरत है ही ऐसा नहीं है वहां पे, बट मशीन लर्निंग में हमें डेटा ही चाहिए। मशीन को अगर कुछ सिखाना है, उससे प्रेडिक्शन हमें चाहिए, तो डेटा पॉइंट्स जरूरी है यहाँ पे। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, तो शायद डेटा पॉइंट्स वहां पे ज्यादा नहीं लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे, वो एक एप्लीकेशन है। एआई में मोस्टली आप एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करते हो, या एआई एप्लीकेशन जैसे हमने डिस्कस किया एक, राइट, तो एआई का एप्लीकेशन है वो। फिर सर ये ऐसा होता होगा मशीन एआई जो ट्रेंड एक तरीके से है? ये एक्चुअली मशीन एप्लीकेशन बनाने में यूज होता है एआई का ज्यादा, तो और मशीन लर्निंग का प्रेडिक्शंस के लिए। जैसे कि एक डेटा के ऊपर हमने ट्रेन किया और फिर प्रेडिक्शंस निकाल रहे हैं हम, तो ये पूरा मशीन लर्निंग में आएगा। बट एक आध एप्लीकेशन ही डिजाइन किया है आपने, तो वहां पे कोडिंग थोड़ी सी ज्यादा लगती है एआई में। डेटा साइंस में या मशीन लर्निंग में उतनी कोडिंग नहीं लगती हमें, क्योंकि हम एंड टू एंड एक एप्लीकेशन नहीं बनाते यहाँ पे। एज अ बैकएंड इंजीनियर एक या फिर फ्रंट एंड में भी, फ्रंट एंड में तो हम काम ही नहीं करते वैसे, बट ये जैसे आप देख रहे हो ये फ्रंट एंड का है, थोड़ा सा सिर्फ हम डेमो देने के लिए ये सिंपल यूआई का यूज करते हैं, बट पूरे एप्लीकेशन और वो सब नहीं बनाते हम। तो ये जो इसके बैकएंड में जो स्क्रिप्ट है, देखो सी है हमारे पास,
यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे एक सिंपल एप्लीकेशन तैयार किया है। पहले तो हमने नोटबुक में सब एक्सपेरिमेंट हमारा रन किया था, उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ इंटीग्रेट किया है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेरी आ गई, हमने कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट की, फिर रिजल्ट डीएफ बनाया, उसको विजुअलाइज किया। ये सारी स्टेप्स फिर यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम बाकी तो कुछ नहीं कर रहे। बस जो भी आप नोटबुक में बनाते हो चीज, यहाँ पे जो भी बना रहे हो मान के चलो वो सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे हो। यहाँ पे आपने मैन्युअली देखा था, मतलब देखो यहाँ पे पेटेंट आईडी, डेट, टेक्स्ट, सिमिलैरिटी स्कोर। अब ये पूरा कोड हमने ले लिया, उठाया यहाँ पे, जैसे पाइथन के फंक्शंस बनाते हो आप, कोसाइन स्कोर, ये पूरा देखो यहाँ पे जो भी कोड है ये .py स्क्रिप्ट में हमने प्रोडक्शन रेडी कोड लिख दिया। बट वहां पे ऐसे ही एप्लीकेशंस बनाना पड़ता है एआई में, इससे भी कॉम्प्लेक्स मैं बोलूँगा, राइट। हम धीरे धीरे वहां तक जाएंगे, एटलीस्ट यहाँ तक। जैसे विजुअलाइजेशन में आपने बताया था कौन सा ग्राफ है? ये पाइविज का है। पाइविज। हाँ, डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं हम उसको। यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट में आपको चाहिए तो अब शायद मैंने ये पढ़ाया नहीं आपको, शायद क्या पढ़ाया नहीं है मान के चलो, राइट। बट तब भी मेरे स्टूडेंट्स ने ये इम्प्लीमेंट किया है, ताकि हम यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं आपका एक बेसिक एप्टीट्यूड रेडी होना चाहिए। मैं आपको इनेबल कर रहा हूँ कि रिसर्च करके इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं चीज़ों को। जैसे मैंने आपको ये भी नहीं पढ़ाया था क्या, जो आपने रिसेंट प्रोजेक्ट किया है मार्केट बास्केट एनालिसिस, बट आपको एंड टू एंड समझ में आ गया, आपने खुद पढ़ा और समझा उस एक्सपेरिमेंट्स को। अगर हम विदाउट क्लास आप शायद देखते तो उतना समझ में नहीं आता, बट आपकी उतनी लेवल की एप्टीट्यूड डेवलप हो गई है कि आप रिसर्च करके थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे। और अब हम वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आज से शुरू करने वाले हैं, तो आज से और भी ज़्यादा आप वो इनेबल हो जाओगे वो सारी चीज़ें करने के लिए। यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट ग्राफ 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 ये नेक्स्ट डॉट डायग्राफ है। ये असाइक्लिक ग्राफ कुछ अलग अलग होते हैं, हमने सारे बना के उनको दे दिए थे। तो पाइविस नेटवर्क में नेटवर्क और पाइविस ये लाइब्रेरी यूज करेंगे हम, तो उससे वो इंटरेक्टिव ग्राफ्स बन के आते हैं, स्टैटिक ग्राफ नहीं। स्टैटिक ग्राफ मतलब ऐसे मूव नहीं करते हमारे ग्राफ्स, या फिर बड़े या छोटे नहीं हो सकते। नॉर्मल जो हम सीबॉन या मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं, बट यहाँ पे वो मूव होते हैं, आप उनको जूम आउट जूम इन कर सकते हो। चलो मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग की अलग अलग टेक्निक्स आती है एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट करने के लिए। एक तो आप सुपरवाइज्ड होती है, अनसुपरवाइज्ड होती है। सुपरवाइज्ड में भी क्लासिफिकेशन रिग्रेशन टास्क के लिए होती है, या फिर सेमी सुपरवाइज्ड होती है, ट्रांसफर लर्निंग होती है, रीइंफोर्स्ड लर्निंग होती है। अलग अलग टेक्निक्स है मशीन लर्निंग में।
तो ये टेक्निक्स हम अलग अलग सिनेरियोज में यूज करते हैं। एक तो हमारे पास डेटा कितना है, कैसा है। तो डेटा अगर कम है, एक्चुअली अनसुपरवाइज्ड में डेटा कम भी चलेगा, सेमी सुपरवाइज्ड में ज्यादा चाहिए, सुपरवाइज्ड में उससे ज्यादा चाहिए डेटा हमारे पास। बट सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्या है? मशीन लर्निंग में काफी सारे टेक्निक्स है, बट हम दो टेक्निक्स सबसे पहले देखेंगे, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड मतलब सुपरविजन। यहाँ पे हमारा सुपरविजन है, मतलब लेबल्ड डेटा है। यहाँ पे डेटा इज लेबल्ड डेटा। तो डेटा का लेबल मतलब क्या? लेबल्ड डेटा का मतलब क्या? अब देखो, अगर मेरे पास दो कॉलम्स है यहाँ पे, एक है एक्सपीरियंस और दूसरा है सैलरी। एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी। तो एक्सपीरियंस हो गया मेरा एक्स वेरिएबल, वाई सैलरी हो गया मेरा वाई वेरिएबल, बिकॉज सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस। और हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये बोला है कि वी नीड टू बिल्ड अ प्रेडिक्शन मॉडल दैट विल प्रेडिक्ट द सैलरी इफ गिवन एक्सपीरियंस एज ए इनपुट। तो उन्होंने ही वो दिया होता है, उसके बेसिस के ऊपर हम वाई फाइंड आउट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होता है कि वाई को प्रेडिक्ट करना है, कौन से वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना है। तो हमारे पास कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं। इस टाइप कुछ होते हैं। तो ये एक्चुअली आंसर्स है हमारे लिए, और ये क्वेश्चंस है। यहाँ पे क्वेश्चंस भी होते हैं और आंसर्स भी होते हैं। तो सुपरविजन कर सकते हैं हम, जो भी हम मॉडल को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस डेटा के ऊपर, वो हम सुपरविजन कर सकते हैं। सुपरविजन का मतलब क्या? यहाँ पे आप प्रेडिक्शन आएगा इनका, मॉडल का मेरे। अब प्रेडिक्शन आएगा, तो प्रेडिक्शन मान के चलो कि ये ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग के लिए यूज किया था मैंने। तो मॉडल जो बता रहा है वो हो सकता है कि यहाँ पे सेम चीज बताए। तो एरर्स यहाँ पे कितने हैं? 0 है। एरर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? डिफरेंस कैलकुलेट करके। डिफरेंस इसका कैलकुलेट करके, बट डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे हम। दिस y माइनस वाई हैट, अब ये हो गया y हैट आपका, और ये y हो गया। तो y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर कम ज्यादा भी है तो वो कैंसिल आउट ना करे इसका इफेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, कभी 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 होता है 95,000, मान के चलो 95,000 माइनस 1 लाख यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कभी कभी आता आएगा 1 लाख, यहाँ पे आएगा 95,000। तो सबका जब हम एवरेज कर निकालते हैं, तो ये इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट वो कैंसिल आउट होता है। उसका भी 5 आएगा, -5, उसका +5 आएगा, 5,000 का डिफरेंस। और वो हम जब समेशन करेंगे इन सब का, तो 0 आएगा इफेक्टिव। तो 0 इज नॉट द एरर्स। एरर्स एक्चुअली 5 है। तो इसके इसलिए 5 का स्क्वायर करते, इस 5 का स्क्वायर करते, तो 25 25 50 स्क्वायर आ गया। तो एमएससी आएगा। एमएससी मीन स्क्वेयर्ड एरर, स्क्वेयर्ड है ये, एरर्स के स्क्वेयर्ड है, और उसका मीन, अगर मीन निकालो तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मीन स्क्वेयर्ड एरर। या फिर रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, तो इसी का रूट निकालो। तो फिर से सॉरी,
राइट, जो भी आएगा वो आएगा आपका रूट मीन स्क्वायर एरर, वो इसी के यूनिट में होगा, y के यूनिट में ही होगा रूट वाला। तो ये मॉडल हमने मान के चलो कि बनाया है। ये y प्रेडिक्शन है हमारे पास, हम सुपरवाइज कर सकते हैं उसको, जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं हम सुपरविजन हम कर सकते हैं उसका। इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं कि कितने एरर्स आ रहे हैं, और एरर्स कम करने के लिए हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट होता है एल्गोरिथम, आपको पता है वो ग्रेडियंट डिसेंट। वो क्या करता है, ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ग्लोबल मिनिमा मतलब क्या, रिड्यूस्ड एसएससी सम स्क्वायर्ड एरर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, ऑप्टिमाइज करता है वो। हमने वो देखा है कैसे वो ऑप्टिमाइज करता है, मैं फिर से उसमें नहीं जाऊंगा अब, बट ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। तो यहाँ पे सुपरविजन है, हमारे पास लेबल्ड डेटा है, इसको बोलेंगे लेबल डेटा। तो लेबल प्रेजेंट है हमारे पास, ये लेबल है, लेबल के ऊपर मतलब आंसर है हमारे पास, लेबल का मतलब आंसर, लेबल्ड डेटा मतलब ये कॉलम ऐसा है हमारे पास जो कि हमें पता है वो आंसर है हमारा। तो इसके ऊपर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को बाय ट्यूनिंग द हाइपर पैरामीटर्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम और एनी अदर एल्गोरिथम दैट वी आर यूजिंग फॉर दिस प्रेडिक्शन और ट्रेनिंग। अब नए डेटा पॉइंट्स हमारे पास आ गए, एक आ गया 3.5, एक आ गया 3.7, एक आ गया 4। तो मेरे मॉडल कुछ आंसर देगा आप इसके लिए। अब यहाँ पे मेरे पास लेबल डेटा नहीं है, ये तो प्रेडिक्शन वाला डेटा आ गया, इसको बोलेंगे हम प्रेडिक्शन डेटा या फिर अनफोर्सिन डेटा। अनफोर्सिन मतलब हमारे मॉडल ने कभी भी ये डेटा देखा नहीं है, वो नया डेटा आ गया, अनफोर्सिन डेटा। अब हम क्या करेंगे, मॉडल को बोलेंगे कि इसको प्रेडिक्ट करो, इसके ऊपर प्रेडिक्ट करो आप। तो ये कुछ जवाब देगा, 35,000 देगा। इतना तो एक्यूरेट नहीं होता है कभी भी मॉडल हमारा, तो कुछ भी एरर्स ना दे, बट मान के चलो कि अभी के लिए ये वाई हैट उसने निकाला, वाई तो है ही नहीं, ग्राउंड ट्रूथ नहीं है, इसको बोलते हैं हम कभी कभी ग्राउंड ट्रूथ। ग्राउंड ट्रूथ, ग्राउंड ट्रूथ का मतलब क्या होता है, ये लेबल्स होते हैं, मतलब कि हमें एग्जैक्ट ट्रू पता है, ट्रू वैल्यू पता है इसकी, इस केस में तो ग्राउंड ट्रूथ भी बोलते हैं लेबल्स को, या फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल बोलते हैं। रिस्पॉन्स क्योंकि ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है ये, या फिर वाई वेरिएबल बोलते हैं उसी को। अब मैं इंटरचेंजेबली आगे जाके ये टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। या फिर टारगेट वेरिएबल बोलते हैं, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम, टारगेट वेरिएबल। अब यहाँ पे कुछ भी बोलो आप, लेबल बोलो, रिस्पॉन्स, वाई वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल, ग्राउंड ट्रूथ, या इंटरचेंजेबली हम वाई के लिए यूज करेंगे। और ये सुपरवाइज्ड क्यों है, क्योंकि हमारे पास लेबल्स है इसलिए सुपरवाइज्ड है। वाई सुपरवाइज्ड, वी हैव लेबल्ड डेटा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, लेबल्ड डेटा है हमारे पास इसलिए सुपरवाइज्ड है। सुपरविजन कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि वो गलत आंसर दे रहा है, गलत सीख रहा है या अच्छा सीख रहा है, हम कंपेयर कर सकते हैं, हम ट्यून भी कर सकते हैं पैरामीटर्स, ताकि कम से कम कॉस्ट हमें लगे, राइट। कॉस्ट एस्टिमेशन सबसे कम हो, मतलब एरर रेट सबसे कम हो। तो एरर रेट कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आपको ग्राउंड ट्रूथ पता होगा तभी तो कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये सुपरवाइज्ड है, हमारा सुपरविजन है उसके ऊपर, उसके ट्रेनिंग के ऊपर। हमें पता है कि अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे सारे आंसर सो सही देता है ट्रेनिंग डेटा के सेट के ऊपर के, और ट्रेनिंग दी, फिर से मैं वही आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने जो पढ़ाया है आज मान के चलो कि वही आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आपको बढ़िया से आ रहे हैं क्वेश्चन,
और थोड़े भी ट्विक करके रियल इंटरव्यू में आ गए क्वेश्चन तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप मॉडल अच्छा नहीं बना है। तो इसका टेक्निकली मतलब क्या होता है, ये ओवरफिटेड है। ओवरफिटेड का मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेस्टिंग के ऊपर वो काम ही नहीं कर रहा। टेस्टिंग डेटा मतलब ये डेटा, अनफोर्सिन बोलो, टेस्टिंग बोलो, इन्फरेंस डेटा बोलो, इसको इन्फरेंस डेटा ये कंप्लीटली नया होता है हमारे कंपनी में जब आता है ये डेटा, उस डेटा के ऊपर ग्राउंड ट्रूथ नहीं होता है, इसीलिए तो हम मॉडल बनाते हैं। सारा डेटा तो ग्राउंड ट्रूथ वाला नहीं होगा, जो होगा उससे ट्रेन करेंगे मॉडल, जो नहीं होगा उसके ऊपर प्रेडिक्ट करेंगे, और वो सारे वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज इस प्रकार से इंप्यूट करके उनको दे देंगे। अब जैसे मैं एक यूज केस बताता हूं। हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स थे, जैसे कि रेस्टोरेंट आईडी था, रेस्टोरेंट का नाम था हमारे पास, रेस्टोरेंट नेम था, उसका लैटिट्यूड था, लॉन्जिट्यूड था, एड्रेस था। इसके बेसिस के ऊपर हमें क्विजिन्स कैलकुलेट करनी थी, क्विजिन कोड बोलूंगा मैं, क्विजिन्स, डिफरेंट डिफरेंट क्विजिन्स। मान के चलो कि रेस्टोरेंट का नाम कुछ है, कैथीज रेस्टोरेंट, राइट, कैथीज रेस्टोरेंट। उसका लैटिट्यूड है कुछ, उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है, न्यूयॉर्क में है उसका, एड्रेस भी डिटेल है हमारे पास, काफी सारे वेरिएबल्स है ऐसे। और यहाँ पे अमेरिकन क्विजिन मिलता है। दूसरा एक है सिंग्स ढाबा, उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ये मिसिसिपी में है, जो भी है यहाँ पे। और यहाँ पे इंडियन भी मिलता है, पंजाबी मिलता है, और अमेरिकन मिलता है, ये तीनों मिलती है। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड ट्रूथ या वाई वेरिएबल, क्योंकि उन्होंने हमें पूछा है कि क्विजिन कोड को इंप्यूट करना है। मतलब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज है वो 1 मिलियन रिकॉर्ड्स, वन टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं मेरे पास, मान के चलो टोटल रिकॉर्ड्स ये 4 कॉलम से मेरे पास 1 2 3 4, ये 5th कॉलम है। टोटल रिकॉर्ड से 1.4 मिलियन, 14 लाख रिकॉर्ड्स मेरे पास। उसमें से 7 लाख के ऊपर ये वैल्यू इंप्यूट की गई है क्विजिन कोड, उन्होंने कॉल करके या इधर उधर से सब जगह से ये क्विजिन कौन सी मिलती है इन रेस्टोरेंट्स में, वो इंफॉर्मेशन निकाली है। वो 7 मिलियन, सॉरी 0.7 मिलियन रिकॉर्ड्स आपने लेबल्ड है, बाकी रिकॉर्ड्स लेबल्ड नहीं है। तो बाकी रिकॉर्ड्स 0.7 मिलियन रिकॉर्ड्स आर नॉट लेबल्ड, तो उनमें वैल्यू ही नहीं है, वो नॉट लेबल्ड, तो उनमें कुछ वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ये खाली कॉलम्स है, इनमें सारी वैल्यूज है, बट ये खाली है उनके वैल्यूज। अब यहाँ पे और एक होगा, राइट, XYZ या जो भी नाम देना है आपको, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं उसकी वैल्यू। तो ये हो गया हमारे लिए इन्फरेंस डेटा। इनकी वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज तो होनी ही चाहिए, एक्स की वैल्यूज नहीं है तो नहीं चलेगा, सारे एक्स वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए, वाई नहीं है तो वाई हम प्रेडिक्ट करवाएंगे मॉडल से। तो नॉन लेबल डेटा कितना है, 0.7 मिलियन, लेबल डेटा इतना है। अब 0.7 के अंदर भी अब हम क्या करेंगे, मान के चलो कि 80% डेटा या 90% डेटा के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे, इंटरनल ट्रेनिंग होगी। मान के चलो 0.6 लाख डेटा के ऊपर, 6 लाख डेटा के ऊपर, मिलियन की जगह पे अब मैं लाख में बोलूंगा आपको ताकि आपको इंट्यूटिव लगे। 6 लाख के ऊपर आप ट्रेनिंग दे रहे हो डेटा को, 1 लाख डेटा आपने टेस्टिंग के लिए रखा है, इंटरनल टेस्टिंग के लिए रखा है, क्योंकि हमें भी तो पता होना चाहिए कि मॉडल परफॉर्म कैसे कर रहा है। ये डेटा कभी दिखाएंगे ही नहीं मॉडल को, इसके ऊपर तो ट्रूथ है, मतलब ग्राउंड ट्रूथ है, ये लेबल डेटा है, उसके बावजूद भी हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें टेस्ट करना है मॉडल कैसे बना है, और इसके ऊपर ट्रेनिंग देंगे। अब ये इससे सीखेगा, ये वेरिएबल का आंसर ये है, ये वेरिएबल का आंसर ये है, वो याद रखेगा, और इंटरनली एक फार्मूला भी तैयार करेगा। आपको पता है फार्मूला mx प्लस बी वाला, तो इस केस में क्या होगा, वही फार्मूला, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1, कितने हैं x, यहाँ पे 4x है, रेस्टोरेंट नेम, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, एड्रेस। तो बीटा नॉट कांस्टेंट है, बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस बीटा 4 x4, ये 4
ये फाइनल इक्वेशन बन गया। अपने पास 4 वेरिएबल से 4 बीटा कैलकुलेट करेंगे और ये फाइनल यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है। इक्वेशन में जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं तब एक आंसर आता है। बस ये फॉर्मूला क्रिएट करना ही हमारा टारगेट होता है ट्रेनिंग में। एक बार ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ तो हम इसके ऊपर फिर टेस्ट करेंगे। ये इसको बोलते हैं हम टेस्ट डेटा, इसको बोलेंगे ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा का मॉडल का कुछ प्रेडिक्शन आएगा, वाई हैट आएगा, और हमारे पास वाई भी होगा उस केस में टेस्ट डेटा के ऊपर का। बट वाई हमने कभी दिखाया ही नहीं मॉडल को। ट्रेनिंग का तो सब कुछ दिखाया है, इस तो उसने खुद को ट्रेन किया। अब यहाँ पे टेस्ट डेटा में वाई पता है, वाई हेड भी अब पता है, तो इनका डिफरेंस हम पता लगाएंगे और एरर्स कैलकुलेट करेंगे और बोलेंगे कि हमारी मॉडल की एक्यूरेसी 90% है या 95% है, जो भी है। आगे जाके वो भी देखेंगे हम धीरे धीरे, ये सब कुछ काफी डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ लेबल्ड और नॉट लेबल्ड, और लेबल्ड का मतलब सुपरवाइज्ड होता है, इतना ही आप याद रखो। तो बट रियल लाइफ में कैसे होता है एंड टू एंड प्रोसीजर एक आध प्रोजेक्ट का, वो मैंने बता दिया आपको। टोटल रिकॉर्ड्स कितने यहाँ पे 1.4, और इसमें वैल्यू नहीं है इन 0.7 मिलियन रिकॉर्ड के ऊपर। बाद में जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम फिल करेंगे। तो एक प्रकार से मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट भी है, मॉडल का यूज करके मिसिंग वैल्यू हम ट्रीट कर रहे हैं, मिसिंग वैल्यू को ट्रीट कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज डेटा सब कुछ है आपके पास और फ्यूचर का जो भी डेटा है वो शायद ना आए, उसके लिए आप मॉडल बना रहे हो। कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। बट सुपरवाइज्ड का मतलब एक्स और वाई वेरिएबल प्रेजेंट है डेटा सेट में और हम सुपरवाइज कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में भी और चलो अनसुपरवाइज्ड एक बार देख लेंगे, उसके बाद फिर सुपरवाइज्ड के और भी टाइप्स होते हैं वो देख लेंगे। बट अनसुपरवाइज्ड होता क्या है? अनसुपरवाइज्ड का मतलब हमारे पास अब लेबल्ड नहीं है, कुछ भी लेबलिंग नहीं है की हुई है, अनसुपरवाइज्ड। लेबल्स नहीं है, अनलेबल्ड डेटा है, अनलेबल्ड। तो आप बोलोगे कि ये फिर क्या क्या यूज हो सकता है इसका? तो सबसे पहले तो ग्रुपिंग हो सकती है, या क्लस्टर्स बना सकते हैं हम सिमिलर डेटा पॉइंट्स के, और उसके बाद फिर कंक्लूड कर सकते हैं कुछ चीजें ग्रुप्स बना के, तो वो भी इनसाइट्स देगी हमें वो चीज भी। जैसे आपके पास रिसेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, मॉनिटरी है, और कैलकुलेट करना है आपको कुछ ग्रुप्स कि सिमिलर इसमें भी सिमिलर ग्रुप्स कौन से हैं, और यहाँ पे कस्टमर आईडी है आपके पास। आपको क्लस्टरिंग करनी है, आपको पता लगाना है कि हाई वैल्यूड, मीडियम वैल्यूड और लो वैल्यूड कस्टमर्स कौन कौन से हैं। तो आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स तैयार करोगे। मान के चलो कि रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरिंग, यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है, और यहाँ पे है मॉनिटरी, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, और रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, रिसेंसी एक है यहाँ पे। रिसेंसी एक्चुअली ये कम होनी चाहिए, ठीक है। अब आप 3D नहीं निकाल सकते, बट इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए रिसेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरी, एक ग्रुप यहाँ पे बन गया, मान के चलो ये ग्रुप यहाँ पे बन गया, ये अभी के लिए हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। और एक ग्रुप यहाँ पे बन गया जिनका फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी हाई है, ये तीनों का भी एक 3 क्लस्टर्स तैयार हुए हमारे पास। तो
एक्चुअली हमें नहीं पता है कि ये क्लस्टर्स किन चीजों के हैं, बट मेरे मशीन लर्निंग मॉडल ने ये तीनों एक 3 क्लस्टर्स तैयार करके दे दिया हमें, और बोला कि ये 3 क्लस्टर्स तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। अब हमें नहीं पता कि ये 3 क्लस्टर्स किन चीजों के हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये मान के चलो कि एक डेटा पॉइंट है, यहाँ पे क्लस्टर 1 आइडेंटिफाई किया हमने, एक डेटा पॉइंट है यहाँ पे 1 आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे एक है यहाँ पे 2 आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे एक है यहाँ पे 3 आइडेंटिफाई किया। तो हम ऐसे ही 1 1 1 जहाँ पे भी 1 है वो सारे डेटा पॉइंट्स लेके रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी का, सॉरी फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी का मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन ऑफ ग्रुप 1, मीन ऑफ ग्रुप 2, मीन ऑफ ग्रुप 3। तो हम इसको अब कंपेयर करेंगे कि मीन क्या है ग्रुप 1 का, सबसे कम है, यहाँ पे मीडियम है और यहाँ पे हाई है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो भी ग्रुप बना है वो हाई वैल्यूड कस्टमर्स का है, विदाउट यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, राइट, हाई वैल्यूड कस्टमर्स का है। ये एक यूज केस है, ये अलग अलग यूज केस है, आपको दिमाग लगा के वो सॉर्ट आउट करना है कि कैसे इंसाइट्स मिल हम ले सकते हैं इस डेटा सेट के ऊपर, कैसे हम इससे इंसाइट्स लेंगे। अब और एक इसका एग्जांपल है, हमारे पास मान के चलो कुछ डीएनए सैंपल्स है और डीएनए के रिकॉर्ड्स है, अलग अलग रिकॉर्ड्स है, 100 रिकॉर्ड्स है। तो उनमें जो भी डिफरेंस है, नंबर ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट करता है वो, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी बनाता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स और क्लस्टर्स हमारा एल्गोरिदम बना के देता है। अब मान के चलो कि यहाँ पे 2 क्लस्टर्स बोल दिए उसने कि 2 क्लस्टर्स तैयार हो रहे हैं और उनके अलग अलग, यहाँ पे एक क्लस्टर है, यहाँ पे एक क्लस्टर है। तो हम एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि ये जो भी डीएनए का डेटा आपने मुझे दिया है वो दिस बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट एनिमल्स। वो सेम एनिमल नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि ये कौन सा एनिमल है क्योंकि मेरे पास वो लेबल नहीं है, बट मैं इतना कंक्लूड कर सकता हूं कि एटलीस्ट कि ये 2 एनिमल्स का डेटा है। जबकि पहले मेरे पास सिर्फ 100 सैंपल्स थे, मैं तो कुछ भी इंसाइट्स नहीं ले पा रहा था। एटलीस्ट अब मैंने एक इंसाइट्स ले ली कि ये जो भी सैंपल्स है 100 सैंपल्स, इनके 2 ग्रुप्स तैयार होते हैं, 2 ग्रुप्स के, इस ग्रुप के सैंपल्स बहुत सिमिलर है। मान के चलो कि ये राइट, ये मेन का है, या फिर ये मेन का नहीं, ये ह्यूमन का है और ये इलेफेंट का है डीएनए। तो इनमें ऑफ कोर्स डिफरेंस तो काफी ज्यादा होगा, बट अमॉन्ग ह्यूमंस आपका मेरा डीएनए का ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ये क्लस्टर तैयार करेगा यहाँ पे एक, और कुछ अंतर पे दूसरा क्लस्टर वो तैयार करेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी डिफरेंस है वैल्यूज में, डीएनए के वैल्यूज में। और हम जो पहले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, अब एटलीस्ट ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 एनिमल्स का है ये अलग अलग ग्रुप। 60 बिलोंग्स, डीएनए बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, 40 बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। ये भी हम बोल सकते हैं कि कितने ग्रुप में कितने कितने डेटा पॉइंट्स है, इतने तक का भी इंसाइट्स निकाल सकते हैं। ये सब कुछ अनलेबल्ड डेटा के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम से हम पढ़ेंगे आगे जाके, के मीन है, के मेडोइड है, डीबी स्कैन है, डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है डीबी स्कैन, अनलेबल डेटा के ऊपर काफी सारे एल्गोरिथम्स। फिर ये है अपना पीसीए है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो सारे एल्गोरिथम्स यहाँ पे देख लेंगे हम अनलेबल डेटा के ऊपर। ये हो गया लेबल डेटा वर्सेस अनलेबल डेटा, लेबल्ड और यहाँ पे अनलेबल्ड। यहाँ पे लेबलिंग है ही नहीं। अब लेबल्ड में भी 2 है, 2 प्रकार है। कौन कौन से है? 2 टाइप्स। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन, वेरी गुड, और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कोई भी चीज आप क्लासिफाई कर रहे हो, यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हो मतलब क्या? मेरे पास 2 इमेज है,
और हम उसको डॉग या कैट में क्लासिफाई कर रहे हैं, डॉग और कैट में क्लासिफाई कर रहे हैं। अब जो क्विजिन कोड का एग्जांपल बताया था, आप मुझे बताओ कि वो क्लासिफिकेशन का है या रिग्रेशन टास्क है? क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ये है क्लासिफिकेशन, वो मल्टी क्लास है। यहाँ पे ये भी क्लासिफिकेशन है, सिंगल 2 क्लास क्लासिफिकेशन, ये मल्टी क्लास है, पर एक्चुअली ये मल्टी क्लास नहीं है। मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर क्या है। तो अभी के लिए इतना ही समझो कि कैट वर्सेस डॉग, या फिर क्विजिन का क्लासिफिकेशन हो गया, या फिर मूवी क्लासिफिकेशन हो गया, हॉरर है या एडवेंचर है, जो भी है क्लासिफिकेशन। रूम का फोटो है और रूम का फोटो बिलोंग्स टू किचन और बिलोंग्स टू लिविंग रूम और बिलोंग्स टू मास्टर रूम, ये क्लासिफाई करना, इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन टास्क है। और रिग्रेशन टास्क क्या है, उसका एक एग्जांपल दे दो आप। हाइट वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर सैलरी का एग्जांपल आप अभी देखा था। सैलरी का एग्जांपल अभी हमने वो भी देखा है। तो सैलरी का मतलब क्या, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल को प्रेडिक्ट करता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल को, और ये डिस्क्रीट को प्रेडिक्ट करता है। डिस्क्रीट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने के लिए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स रिग्रेशन में कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे कि सैलरी हो गई, हाउस प्राइस हो गई, सैलरी प्रेडिक्शन या हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये कंटिन्यूअस वैल्यूज है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है। उसमें हम रिग्रेशन एल्गोरिथम्स बनाएंगे। रिग्रेशन एल्गोरिथम्स क्या होता है, उनके एक्चुअली एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो लीनियर रिग्रेशन होता है, लीनियर रिग्रेशन। फिर कुछ कार्ड्स एल्गोरिथम होते हैं, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं, डिसीजन ट्री वगैरह, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट, एडाबूस्ट, लाइट जीबीएम, न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये सारे एल्गोरिथम सारे हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। और डिस्क्रीट यहाँ पे मेन एल्गोरिथम हमारा, मेन मतलब कि बेसिक एल्गोरिथम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये काफी बेसिक एल्गोरिथम है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर कुछ कार्ट एल्गोरिथम होते हैं जो क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन टास्क को हैंडल कर सकते हैं। कार्ट नाम ही कार्ट है उसका, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक्स। वो कौन सी होती है, तो डिसीजन ट्री होती है, अगेन रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट, एएनएन, डीएनएन, सारे एल्गोरिथम्स, along with neo bias, SVM, neo bias, etc. ये डिस्क्रीट है और ये कंटिन्यूअस है। अब क्लासिफिकेशन भी पता चल गया, रिग्रेशन भी, ये दोनों सुपरवाइज्ड है क्योंकि लेबल्स हमारे पास अवेलेबल है उनके। अब क्लासिफिकेशन में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मल्टी क्लास, बाइनरी क्लास, सॉरी 3-4 अलग अलग है, मैं 3 प्रकार से उसको डिवाइड करता हूं, मल्टी क्लास, बाइनरी और मल्टी लेबल। मल्टी लेबल, अब बाइनरी का मतलब 2 क्लासेस है, यहाँ पे काफी सारे फिगर्स है मेरे पास, सॉरी फोटोज है, और उनमें सिर्फ 2 ही लेबल है, वैल्यू काउंट्स किया मैंने तो 2 ही लेबल निकल के सामने आए, तो एक तो कैट और दूसरा डॉग, ये लेबल है, और एक फोटो मेरे पास अलग अलग है उनके, उनको क्लासिफाई करना है। तो 2 ही मेरे पास है, कैट्स और डॉग्स के अलग अलग फोटोज है। बट मल्टी क्लास है कुछ, मल्टी क्लास मतलब प्रेडिक्ट करेंगे 0 to 9 ऐसा कुछ। हाँ, नंबर्स है मेरे पास कुछ, तो नंबर्स एक्चुअली 0 to 9 है मेरे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैटेगरीज बन गई। तो हैंड रिटन डिजिट्स है मेरे पास, हैंड रिटन डिजिट्स मतलब ऐसे निकाला है तो मेरी मशीन बोलेगी कि ये 0 है, ऐसे करके निकाला है मेरी मशीन फिर भी बोलेगी कि ये 1 है, कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाएगी 7 और 1 में। बट ये एक टास्क है, ये मल्टी क्लास है क्योंकि यहाँ पे क्लासेस अब 2 नहीं है, मल्टीपल है। अब एक आर्टिकल है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आर्टिकल इट बिलोंग्स टू हिस्ट्री
और स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स। तो ये एक डॉक्यूमेंट मैंने दिया तो कैलकुलेट करेगा कि इट रिलेटेड टू स्पोर्ट, इट रिलेटेड टू हिस्ट्री, इट रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो ये भी मल्टी क्लास प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि क्लासेस अब दो नहीं है, मल्टी क्लास है। तो अब आप बोलोगे कि अब मल्टी लेबल क्या होता है? तो ये होता है मल्टी लेबल, जो हमने अभी अभी देखा है यहाँ पे। क्विजिन हो सकता है कि एक क्विजिन एक रेस्टोरेंट में हो सकता है कि मल्टीपल क्विजिन से एक रेस्टोरेंट ऑफर करता हो। अब तीसरा रेस्टोरेंट हो सकता है कि चाइनीज, सुशी और इंडियन ऑफर कर रहा है। तो ये 3 लेबल हो गए यहाँ पे। एक ही डेटा पॉइंट है, एक रिकॉर्ड के लिए 3 लेबल्स हो गए हमारे पास। अमेरिकन, सॉरी, राइट, सुशी, सुशी जापानीज होता है। चाइनीज, यहाँ पे चाइनीज भी मिलता है और इंडियन भी मिलता है किसी एक रेस्टोरेंट में, जिसका नाम XYZ है, लैटिट्यूड उसका है, लॉन्जिट्यूड है हमारे पास, एड्रेस है उसका। उसके 3 लेवल्स है। अब किसी मूवी का भी हो सकते हैं। अब एक मूवी बताता हूं मैं आपको। जैसे एक एक मूवी है, मूवी का नाम है, मूवी नेम, उसका डिस्क्रिप्शन है मेरे पास, तो उस मूवी में होता क्या है। और ये 2 वेरिएबल्स हमें जॉनर डिटेक्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो मूवी का नाम मूवी XYZ है, जो भी है, वो एक्चुअली एडवेंचर में भी आती है, हॉरर में भी आती है। तो सॉरी, डिस्क्रिप्शन उसका जो भी है वहां पे लिखा है क्या है डिस्क्रिप्शन उसका मूवी का। उसका जॉनर क्या है, फिर एडवेंचर है और हॉरर है। तो इट बिलोंग्स टू बोथ क्लासेस, नॉट जस्ट वन क्लास। या फिर आपके पास ऐसा कुछ डेटा है कि मेरे पास कुछ फोटोज है, फोटोज है, जैसे कि एक लिविंग रूम में ही अटैच एक्चुअली किचन भी होता है कभी कभी। तो ये फोटो बिलोंग्स टू किचन एंड लिविंग रूम, लिविंग रूम में ही किचन होता है कई बार स्टूडियो अपार्टमेंट्स में, राइट। तो इन दोनों का, दोनों भी है ये एक पिक्चर में, एक फोटो में। ये तो मल्टी लेबल हो गया, फिर मल्टीपल लेबल्स है। मल्टीपल, दिस पिक्चर बिलोंग्स टू मल्टीपल कैटेगरीज और मल्टीपल लेबल्स। मल्टीपल लेबल्स बोलो या मल्टीपल कैटेगरीज बोलो, इट डजंट बिलोंग्स टू ओनली वन कैटेगरी बट मल्टीपल कैटेगरीज। तो मेनली हमारे पास जो डेटा आता है मशीन लर्निंग के मॉडल बनाने के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए, वो एक 3 प्रकार का मेनली होता है। बट अगर आप देखोगे कि कोई कोई इसको 2 प्रकार में भी डिवाइड करता है। एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जहां पे रोज और कॉलम सब कुछ है, टैबुलर डेटा हमारा, एक्सेल शीट्स। तो इसको बोलेंगे हम टैबुलर डेटा, जो हमें एक्सेल शीट में मिलता है, CSV फाइल्स में मिलता है, उसको स्ट्रक्चर्ड बोलेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड के 2 प्रकार होते हैं, एक तो टेक्स्ट डेटा होता है, दूसरा इमेज डेटा होता है, या फिर वीडियो डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उनके सारे अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एक्चुअली हम अलग अलग वे से हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारे मॉडल को, किसी भी मशीन लर्निंग को, कंप्यूटर को नंबर से समझ में आते हैं, टेक्स्ट या इमेज नहीं समझ में आता। तो टेक्स्ट का कन्वर्जन हम करते हैं, इमेजेस का भी कन्वर्जन करते हैं हम नंबर्स में, और फिर बाद में फीड करते हैं मशीन लर्निंग में। हम उसके ऊपर धीरे धीरे आएंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर डेटा सेव होता है डेटाबेस में, राइट, डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेसेस में जनरली। और ये सेव होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में, जैसे कि मोंगोडीबी हो गया। और ये होता है अपना नॉर्मल, फिर माइस्क्ल है, पोस्टग्रे है, ओरेकल है, स्नोफ्लेक है,
रेडशिफ्ट, बिग क्वेरी, जो भी अलग अलग डेटाबेसेस है यहाँ पे। अनस्ट्रक्चर्ड के भी काफी सारे डेटाबेस हैं। कि ये आपको एटलीस्ट इतना समझ में आया है आज। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, उसमें भी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें मल्टी क्लास, मल्टी लेबल, बाइनरी, या अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन टास्क के। इतना समझ में आ गया हर किसी को? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का गोल क्या होता है? टू डिटरमाइन व्हाट ग्रुप गिवन इनपुट्स बिलोंग टू। कौन से ग्रुप का एक आध इनपुट है तो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है वो, कैट और डॉग। यहाँ पे तो 4 इमेजेस है और एक इमेज हमने पास की, या फिर एक एक इमेज पास कर रहे हैं हम। पहली ये इमेज तो हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं एज अ डॉग और एज अ कैट। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में क्या होता है? ये डिस्क्रीट टाइप के लिए क्लासिफिकेशन होता है और रिग्रेशन होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए। तो a model could predict how many more years associated individual will be sick or healthy। तो ये फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे रिग्रेशन में। अलग अलग एग्जांपल्स हैं, हमने ले लिए वो एग्जांपल्स। अनसुपरवाइज्ड में क्या है? ये क्लस्टर्स का तैयार करके दे रहा है। यहाँ पे देखो रैंडम डेटा पॉइंट्स है हमारे पास, बट यहाँ पे मॉडल ने ये सेग्रीगेशन किया है, ऑर्गेनाइज किया है डेटा को। उसका भी एग्जांपल हमने ले लिया, रियल टाइम एग्जांपल्स, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी का और डीएनए का भी, क्लस्टरिंग। एक्सप्लिसिट आउटपुट हम यहाँ पे नहीं देते, कुछ भी लेबल नहीं देते, आउटपुट नहीं होता है यहाँ पे। फिर आता है सेमी सुपरवाइज, ट्रांसफर और रीएनफोर्समेंट। तो हम ये कल देखेंगे। और लीनियर रिग्रेशन का पार्ट 1 शुरू करेंगे, पहला मॉडल मशीन लर्निंग का। काफी सिंपल वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो अगले 4 लेक्चर्स हम सिर्फ एक ही एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, लीनियर रिग्रेशन एंड टू एंड। लीनियर रिग्रेशन पार्ट 1, पार्ट 2, लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन और मैट्रिक्स फॉर रिग्रेशन। उसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा प्रेडिक्शन का। उसके बाद कुछ कंसेप्ट है ओवरफिटिंग, रिज और लासो रिग्रेशन। और उसके बाद आता है फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मतलब क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम। तो हमारे एक दो वीक जाएंगे लीनियर रिग्रेशन देखने के लिए, क्योंकि एक बार आपको रिग्रेशन एल्गोरिथम पता चला तो सिर्फ मॉडल का नाम चेंज करना है बस। बाकी तो डॉट फिट में अलग अलग मॉडल्स आएंगे, इम्प्लीमेंटेशन सबका आगे से सेम ही होगा। डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स करो, assumptions चेक करो, मॉडल बनाओ, मॉडल इवेल्युएट करो, इवेल्युएशन मैट्रिक्स एक ही बार पढ़ने वाले हैं हम। और फिर बाद में तो एल्गोरिथम ही पढ़ना है, बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन सिमिलर है सब एल्गोरिथम्स का, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का। डीप लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है, वो हम उस समय देख लेंगे।
और धीरे धीरे मैं एलएलएम्स की भी एक रेपो ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। पर ये आ गए आपको 2 एल्गोरिदम्स हमने देख लिए, तो मैं पैरेलली शायद वो भी लूँ। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इम्प्लीमेंटेशन। ओह सॉरी, और मुझे आपको आप गिट भी पढ़ाना है। एक दो लेक्चर में हम गिट एक देखेंगे। हो सकता है कि मैं मंडे एक लेक्चर अरेंज करूं, क्योंकि अगर छुट्टी है आपको तो 1 आध घंटे में हम वो वीकडेज में कवर कर लेंगे। मेरी छुट्टी नहीं है। अच्छा ठीक है, हम फिगर आउट करेंगे वो चीज़ कि कब कवर करना है, बट मुझे आपको अब गिट पढ़ाना है, और वो रेगुलर लेक्चर में नहीं, हम उसके लिए सेपरेट लेक्चर लेंगे। सबने गिट बैश इंस्टॉल ऑलरेडी किया है, राइट? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। फिर आज जिनके भी इंटरव्यूज है वो लोग तैयार रहो। आज के किनके इंटरव्यूज है बाय द वे? सर मेरा है। मोनिका और शायद प्रकाश का है क्या, देख लेंगे हम। 2 लोगों का है जितना मुझे पता है। आपका कितने बजे है मोनिका? 6 बजे? 6:30 बजे। 6:30 बजे, ठीक है 6:30 बजे फिर मिलेंगे हम। ओके, चलो, किसी को कुछ डिस्कस करना है आज या फिर और क्लियर? क्लियर सर नहीं है आज। क्लियर सर। ठीक है, फिर हम कल सुबह 10 बजे मिलेंगे और लीनियर रिग्रेशन शुरू करेंगे। नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था कि अनोवा टेस्ट जो हमने पढ़ा था ना, वो इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन उसका? नहीं कुछ। ओके, ठीक। शायद ये क्वेश्चन पूछे कि अगर मैंने पिछली बार बताया था, राइट? अगर 2 वेरिएबल्स कैटेगरिकल है तो आप रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करोगे इन दोनों में, है कि नहीं? अगर एक कैटेगरिकल है और दूसरा न्यूमेरिकल है तो कौन सी टेस्ट यूज करेंगे? तो शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में पूछे वो लोग, बट उसका आंसर सिंपल है, राइट? आपको पता है। बस बाकी तो कुछ नहीं पूछेंगे उसके अराउंड। सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टेस्ट स्टेप्स क्या है, हाउ यू विल परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके सर। चलो फिर मिलते हैं कल 10 बजे। थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।